हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें नेशनल इनकम के कुछ वर्ड्स, जो नेशनल इनकम के हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो उसके लिए जो वर्ड्स आएंगे, डेफिनेशंस आएंगी, कुछ फॉर्मूलेज आएंगे, उसके लिए हम आज का वीडियो देखेंगे। आज के वीडियो में पहले तो मैं आपको गुड्स के बारे में थोड़ा बताने वाली हूँ कि गुड्स कैसे कैसे होते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूलेज देने वाली हूँ, उन फॉर्मूलेज को आपको अच्छे से समझना है और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुड्स की, है ना। तो गुड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक फाइनल गुड्स और फाइनल गुड्स भी दो तरह के होते हैं, एक कंजप्शन गुड्स और एक कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। तो अब फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फिर फाइनल गुड्स की दो कैटेगरी, तो कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स की हम डेफिनेशन देखेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स की हम डेफिनेशन देखेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊं तो जैसे मान लीजिए आप को किराने का सामान आप लेकर आते हैं, ठीक है, तो आप कंज्यूमर हैं, आप बाजार से सामान लाए और आपने उसका यूज कर लिया, तो वो कौन सा गुड्स हुआ, फाइनल। और वो कौन सा गुड हुआ, कंजप्शन। क्यों, क्योंकि आप उस गुड्स को खरीद कर लाए, आपने उसका यूज कर लिया, कंजप्शन कर लिया, तो वो कौन सा गुड्स हो गया, कंजप्शन गुड्स। और यदि मान लीजिए आप बाजार से दूध लेकर आए और आपने उस दूध से दही जमाया और फिर आप उसको सेल करते हो, क्या करते हो, सेल। आप दूध का यूज नहीं कर रहे हो, आप 10 लीटर दूध लाए और 10 लीटर दूध लाकर आपने उससे दही जमाकर आप दही को बेचते हो, आप उससे मट्ठा बनाते हो, है ना, वो बेचते हो, मावा बनाते हो, मतलब दूध की वैरायटीज बनाकर आप उसको सेल करते हो। तो इस कंडीशन में वो कौन सा गुड होगा, इंटरमीडिएट गुड्स। अगर आप कोई चीज को खरीद कर लाते हो और उसका डायरेक्ट यूज कर लेते हो तो वो कौन सा हुआ, फाइनल गुड्स। और अगर आप उसको लाते हो, यूज नहीं करते और उससे कोई दूसरा मटेरियल बनाकर एज अ रॉ मटेरियल आप उसको लाते हो और फिर आप उस गुड्स को बनाकर सेल करते हो, तो वो कौन सा गुड कहलाता है, इंटरमीडिएट गुड्स। फिर फाइनल गुड्स की दो कैटेगरी, तो एक कौन सा, जिसको हमने डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया, और यदि हम मशीन, कोई इक्विपमेंट खरीद कर ला रहे हैं या सिलाई मशीन, स्यू मशीन्स ला रहे हैं और फिर इनका यूज प्रोडक्शन प्रोसेस में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में, मतलब सामान लाकर उसका प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करके फिर हम उसको बेचते हैं, तो वो कौन सा गुड्स कहलाता है, कैपिटल गुड्स। कौन सा गुड्स, कैपिटल गुड्स। इनकी डेफिनेशन हम देखते हैं विथ एग्जांपल, ठीक है। तो फाइनल गुड्स की डेफिनेशन हम लिखेंगे, फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। या तो आप गुड्स खरीद कर उसका कंजप्शन कर लीजिए या फिर उस गुड्स का कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट कैसे, आपने उसको मशीन, जो मैंने अभी आपको बताया था, है ना, कि फाइनल गुड्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। तो हम फाइनल गुड्स, पहले तो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, जिनका हम कंजप्शन करते हैं डायरेक्टली या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब फाइनल गुड्स दो कैटेगरी के होते हैं, कौन से दो गुड्स, यहां देखिए, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स की डेफिनेशन, कंजप्शन गुड्स रेफर to those goods which satisfy the wants of the consumer directly। हम जो चीजें डायरेक्टली खरीद कर लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, बटर, कपड़े, शर्ट्स,
पैन, टेलीविजन, फर्नीचर, जो भी चीजें, चाहे वो क्रॉकरी से रिलेटेड हो, कपड़े हैं, स्टेशनरी है, हर वो सामान जो हम बाजार जाते हैं और खरीद कर डायरेक्ट उसका यूज कर लेते हैं, वो कौन से गुड्स कहलाते हैं? कंज्यूमर गुड्स, है ना। फिर उसके बाद कंज्यूमर गुड्स, कंजप्शन गुड्स कितनी वैरायटीज के हो सकते हैं? तो देखो इसमें भी हमें थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। जो कंजप्शन गुड्स होते हैं वो 3 वैरायटीज में होंगे। फर्स्ट, ड्यूरेबल गुड्स, सेकेंड, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, and third, non-durable goods. Durable goods, it refers to those goods which can be used again and again over a considerable period of time. टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर्स, ये जो चीजें होती हैं ये एक साल में खत्म नहीं होती हैं, इनका एक लंबा समय होता है जो लॉन्ग पीरियड तक आप उन सामान को यूज कर पाते हैं। वो कौन सा गुड्स होता है? ड्यूरेबल। Next, semi-durable goods. Goods which can be used for a limited period of time are termed as semi-durable goods. Cloth, crockery और shoes. ये 6 महीने, साल भर, 2 साल, कोई बहुत अच्छा हो तो 3 साल, उसके बाद ये खराब हो जाते हैं कपड़े, है ना। तो ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स हुए। एंड थर्ड, नॉन ड्यूरेबल गुड्स. Goods which are used in a single act of consumption are known as non-durable goods. Example, milk, bread, food grain. ये जो चीजें हैं, पेपर, ये कुछ समय में, मिल्क तो 1 या 2 दिन में ही खराब हो जाता है, फ्रिज में रखेंगे तो 3-4 दिन चलेगा। ब्रेड, अनाज, तो ये कौन से हुए? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, तो कंजप्शन गुड्स हमें पढ़ना क्या है? सिर्फ गुड्स। तो गुड्स 2 तरह के, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट। फाइनल गुड्स में कैटेगरी होती है कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो कंजप्शन गुड्स में ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। फिर हम आते हैं अब कौन से गुड्स पे? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स which help in production of other goods and services. प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, हम कंप्यूटर खरीद कर लाए और उससे हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हर वो चीज जिसको हम खरीद कर लाकर उससे कोई बिजनेस करते हैं या फिर उस सामान का हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं, वो हर गुड्स क्या कहलाता है? कैपिटल गुड्स। तो फाइनल गुड्स कितनी कैटेगरी के होंगे? 2। फर्स्ट, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स में भी आपको याद रखना है ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ये हुआ हमारा गुड्स का, फाइनल गुड्स का। अब हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स रेफर to those goods which are used either for resale and for further production in the same year. या तो हम दूध खरीदकर उससे स्वीट, मिठाई, मावा, दही बनाकर उसे बेच रहे हैं, तो दूध हमारा रॉ मटेरियल के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए वो कौन सा गुड्स होगा? इंटरमीडिएट गुड्स। या फिर हम उससे, अच्छा ये तो हमने उसका फॉर्म चेंज कर दिया। कई बार हम बाहर से कपड़े खरीद कर लाते हैं लॉट में, तो व्यापारी से होलसेल में, और फिर उसे बेचते हैं, यूज नहीं करते। लेकिन हम जब बाहर से होलसेल में कपड़े खरीद कर लाए तो हमने उन कपड़ों में कोई चेंजेस नहीं किया, हम सिर्फ बाहर से लाकर बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो भी कौन सा कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट goods purchased, for example, good purchase for resale like milk purchased by a dairy shop. देखिए डेयरी शॉप पर बहुत सारे दूध वाले आकर दूध देते हैं, तो डेयरी शेप उनसे दूध खरीदता है और फिर हमें बेचता है। तो वो सिर्फ केवल उसका कोई चेंज नहीं कर रहा है फॉर्म, सिर्फ दूध लेकर बेच रहा है, लेकिन वो भी क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो डायरेक्टली उसका खुद यूज नहीं कर रहा है। एंड गुड यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन,
मिल्क लिया, उससे स्वीट्स बनाकर बेचा, तो भी मिल्क क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। अब हम एक छोटा सा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस भी देख लेते हैं। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हम एक छोटा सा क्या देखते हैं? डिफरेंस। फर्स्ट मीनिंग देखते हैं। फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। वो गुड्स जो हम या तो डायरेक्ट कंजप्शन करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कहलाते हैं फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर द प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। या तो हम सामान लेकर उसे बेच देते हैं या फिर सामान लेकर एज अ रॉ मटेरियल उससे नई चीज बनाकर बेचते हैं। दोनों ही कंडीशन में वो कहलाता है इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, नेक्स्ट, नेचर, दे आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। अब जब हम आगे फॉर्मुलेज करेंगे तो फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में भी इंक्लूड करते हैं और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड करते हैं, और इसे इंटरमीडिएट गुड्स को ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं और ना ही डोमेस्टिक इनकम में। दे आर नाइदर इंक्लूड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स बीच का प्रोसेस का है। जब हम उसको खरीदते हैं तो वो एक बार उसकी वैल्यू ऐड हो गई है, तो जब हम उसमें प्रोसेस करेंगे तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड यदि हम दोबारा से कर देंगे तो एक गुड्स की 2 बार कैलकुलेशन हो गई। अभी इसको मैं एग्जांपल से आपको बोर्ड पे समझाती हूँ, ठीक है? पहले हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्शन बाउंड्री, दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। देखिए, फाइनल गुड्स जब हम खरीद कर लाते हैं, है ना, तो वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें डायरेक्ट सिर्फ कंज्यूम करना है, सिर्फ खाना है, कंजप्शन करना है, सिर्फ पहनना है। वो अपना पूरा प्रोडक्शन का काम उनका कंप्लीट हो चुका है। दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को अभी तैयार होना है, उनको प्रोडक्शन प्रोसेस में जाना है। क्यों? क्योंकि उससे नई चीज बनेगी। तो इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं और फाइनल गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होते हैं। एंड एग्जाम्पल, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजप्शन, हम दूध खरीद कर लाए, चाय बनाई, पी गए। कार परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट, हमने कार खरीदी है, हम उस कार खरीद कर उससे कोई बिजनेस करने वाले हैं, हम टैक्सी के रूप में उसे चलाने वाले हैं, तो ये भी हमारा कंजप्शन गुड्स हुआ। मिल्क यूज इन डेयरी शॉप फॉर रीसेल, ठीक है, हमने दूध खरीदा डेयरी और हम फार्मर से खरीदते हैं और फिर हम उसे बेचते हैं। कोयल यूज्ड इन फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन, कोयला खरीदकर घर पर लाकर खाना बनाया, तो वो हो गया कंजप्शन गुड्स। फैक्ट्री वालों ने कोयला खरीदा और उसे यूज किया प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो वो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो हमने फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, है ना, कैपिटल गुड और कंजप्शन गुड्स के बारे में पढ़ लिया। अभी मैंने आपको कहा था कि इंटरमीडिएट गुड्स की जब हम कैलकुलेशन करते हैं या इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते। जब अभी हमने देखा था तो मैंने कहा था मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगी, तो पहले हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या बताया मैंने आपको? इंटरमीडिएट गुड्स, है ना, मैं बाजार से आटा खरीद कर लाई, आटे को उससे मुझे बिस्किट बनाने हैं। तो सपोज कीजिए मैंने 5 किलो आटा मैं बाजार से खरीद कर लाई हूँ, कंजप्शन के लिए नहीं, मैं उससे बिस्किट बनाकर बेचने वाली हूँ, रीसेल करने वाली हूँ। तो मेरा फाइनल गुड जो 5 किलो मैं फ्लोर आटा लाऊंगी वो मेरा एज अ रॉ मटेरियल हुआ। मैं 500 रुपए खर्च करके आटा लेकर आई हूं। अब मैंने इस पे 300 रुपए और ऐड कर दिए,
बिस्किट बनाए, अपनी सर्विस, अपना प्रॉफिट और जो सामान और लगाया, तो 500 प्लस 300, और अब मैं इसको मार्केट में बेचने वाली हूँ 800 रुपीज में। तो फाइनल गुड्स मेरा कौन सा हो गया? 800। तो मैं 500 रुपये को कहीं नहीं लिखूंगी। क्यों? 500 रुपये को हम अपनी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम कितने रुपए ऐड कर रहे हैं? 800। ऐसा तो नहीं कि मैं 500 रुपये जो मैं खरीद कर लाई हूं वो भी मैं नेशनल इनकम में इंक्लूड कर दें और 800 भी इंक्लूड कर दें। तो जो आटा है 500 रुपये, वो 2 बार कैलकुलेट हो रहा है। होना कितनी बार चाहिए? 1 बार। तो हम इंटरमीडिएट गुड्स पर जो पैसा खर्च करते हैं उसको कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में नहीं करते हैं। उससे बना हुआ प्रोडक्ट जब हम बेचते हैं तो वो फाइनल गुड्स हो जाता है और हम उसको ऐड कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपकी एक शॉप है, और अच्छे से क्लियर करने की, ठीक है? शॉप पर पापा भी काम करते हैं, बड़े पापा भी और चाचा भी। पापा, बड़े पापा और चाचा। अब शॉप पर दादाजी भी हैं, तो दादाजी ने शॉप पर जितनी इनकम हुई थी उस पर टैक्स भर दिया। तो अब पापा, ताऊजी और चाचा जी अलग से टैक्स भरेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी शॉप की जितनी इनकम हुई थी उस पर एक बार दादाजी ने टैक्स भर दिया है। तो इनको जो पैसा मिलेगा उस पर वो इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में, क्योंकि हमने दादाजी की इनकम, शॉप की कितनी इनकम है वो हम एक बार ऐड कर चुके हैं। तो इनकी अलग से इनकम ऐड करने की जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स पर आप उस पर जो खर्च करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कहीं भी डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि वो आगे चलकर फाइनल गुड बनने वाला है और हम फाइनल गुड की इनकम को ऐड कर रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट को 2 बार डोमेस्टिक में या नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। और अच्छा समझ में आएगा, जैसे ही अभी और क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको और समझाऊंगी। फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि फाइनल गुड्स जो होता है वो इंक्लूड होता है और जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। अब हम क्या करने वाले हैं? नेशनल इनकम के हमको करने हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने से पहले हमें 3 चीजें ध्यान से देखनी होगी। कितनी चीजें? 3। सबसे पहले मैंने लिखा GDP और मैंने लिखा NDP। बहुत आराम से मैं समझाने वाली हूं, एक एक फॉर्मूले को ध्यान से समझना। आपको मैं 3 बार अलग अलग तरीके से बताने वाली हूं और बस उसे याद करना है। GDP, जी जो फर्स्ट नंबर पे जी आता है उसका मतलब होता है ग्रॉस। अभी सिर्फ फर्स्ट वाले का याद रखना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी यानी कि ग्रॉस, एन यानी कि नेट। हमें सिर्फ पहले बात करनी है, जी मतलब क्या होता है? ग्रॉस, और एन मतलब क्या होता है? नेट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। अभी पूरा डिटेल नहीं, एक एक चीज ध्यान से देखना है थोड़ा थोड़ा। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। आप आपके कैपिटल फॉर्मेशन में और पैसा यदि लगाते हैं, आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है। यदि आपने एक 2 मंजिला बिल्डिंग है, उस पर 2 फ्लोर और बना दिए, तो आपने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया और पहले से बिल्डिंग थी, आपने उसको और बढ़ा किया, तो ये आपने अपने कैपिटल का एडिशन किया। आप मशीन खरीद कर लाए, पहले आपके पास स्टॉक में था और खरीद के लाए। आपके पास गुड्स था, दुकान में माल पड़ा हुआ है, आप और खरीद के लाए, तो ये आपने इन्वेस्ट किया पैसा। ये कौन सा इन्वेस्टमेंट कहलाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बिफोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के पहले का इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म एज नेट इन्वेस्टमेंट। जितना आपने टोटल किया और जितना एक्चुअल में हुआ, कहने का मतलब आपने 5 लाख की मशीन खरीदी, अब उस पर 10% से डेप लग गया,
तो एक्चुअल में अब आपकी जो मशीन है वो 4,50,000 की हुई। ये ग्रॉस और ये नेट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट। हर एक चीज जब खरीदी जाती है तो उसकी वैल्यू अलग होती है, और उसके बाद टाइम बीतने के बाद, आप 11th क्लास में आपने पढ़ा है, टाइम से, या आपने कोई नई चीज खरीदी, एक्सीडेंट हो गया, या धीरे धीरे यूज करने के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो जो वैल्यू कम हो जाती है आफ्टर डेप्रिसिएशन, जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। आपको सिर्फ केवल डेफिनेशन याद करनी है। नेट कैसे निकलता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन क्या होता है, माइनस। फर्स्ट ग्रॉस, यहां का फर्स्ट नेट। जब भी आपको ग्रॉस से नेट पर जाना होगा तो आप डेप्ट माइनस करेंगे, बस इतना याद करिए। जी मतलब होता है ग्रॉस, एन मतलब होता है नेट। फर्स्ट पे जो अल्फाबेट होता है, फर्स्ट नंबर, किसकी बात हो रही है अभी, सिर्फ फर्स्ट। याद करिए, फर्स्ट पे जी है और फर्स्ट पे एन है, तो जी से एन पर जाना हो तो डेप क्या करते हैं, माइनस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना गुड्स प्रोड्यूस्ड हुआ है, सर्विस प्रोड्यूस्ड हुई है, उसकी वैल्यू, उसको कहते हैं जीडीपी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से यदि मुझे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना हो तो मुझे डेप को क्या करना है, माइनस। डेप्रिसिएशन के कुछ नाम होते हैं। डेप्रिसिएशन की जगह यदि ऐसा लिखा हो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्या लिखा हो बेटा, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वो भी डेप्रिसिएशन है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन। जरूरी नहीं है हर बार आपको डेप ही बोलेंगे कि डेप्रिसिएशन इतने का है। आपको ऐसा कह सकते हैं कि जीडीपी है 500 करोड़, आप एनडीपी फाइंड करिए। जीडीपी कितना है, 500 करोड़, आप एनडीपी बताइए। और आपसे बोला कि कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 100 करोड़ है। ये क्या है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 100 करोड़ है। मतलब 500 करोड़ में से 100 करोड़ का क्या लगाना है आपको, डेप। तो 500 में से यदि मैं 100 करोड़ माइनस कर दूं तो ये 400 करोड़ जो आएगा वो एनडीपी आएगा। बहुत सिंपल है अगर एक एक चीज समझेंगे। डेप्रिसिएशन के पहले का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, आफ्टर डेप्रिसिएशन नेट इन्वेस्टमेंट। कोई भी असेट्स आप जब खरीदते हो उसमें से जब डेप माइनस हो जाता है तो वो नेट बन जाता है। पहला रूल, ग्रॉस से नेट पे जाना हो तो डेप माइनस, और नेट से ग्रॉस पे आना है तो डेप प्लस। याद करो, ग्रॉस से नेट पर जाना है तो डेप माइनस, नेट से ग्रॉस पर आना है तो डेप्रिसिएशन प्लस। इतना क्लियर है, ग्रॉस नेट, ग्रॉस नेट। नेक्स्ट देखेंगे अब। नेक्स्ट हम नेशनल इनकम के जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमने पहला देखा कि फर्स्ट जी और एन है ना, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस से नेट पर जाना हो तो डेप्रिसिएशन माइनस। ऐसे ही एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, एफसी और एमपी। एफसी मतलब होता है बेटा फैक्टर कॉस्ट, एमपी मतलब होता है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट, इट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर। हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें जमीन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, लेबर भी चाहिए। तो हम जितना पैसा खर्च करके जो माल तैयार करते हैं, गुड्स तैयार करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो गुड्स तैयार होता है वो उसकी कहलाती है फैक्टर कॉस्ट। एग्जाम्पल देती हूँ, ये मार्कर है, इस मार्कर को बनाने में 60 रुपीज खर्च हुए हैं टोटल। कितने रुपए, 60। इसमें लैंड भी आ गया जहां पे फैक्ट्री लगाई हुई है, लेबर भी आ गई, कैपिटल भी आ गया, प्रॉफिट भी आ गया, सब कुछ आ गया, और हमने सबको जोड़कर इसकी हमारा खर्चा हुआ है 60 रुपीज। अभी प्रॉफिट नहीं जोड़ा है, 60 रुपीज। अब मैंने कहा कि ये पेन की फैक्टर कॉस्ट है 60। अब क्या हुआ, अब सरकार ने इस पर टैक्स लगाया, तो सरकार ने इस पर टैक्स लगा दिया 50 रुपीज। इनडायरेक्ट टैक्स जो अब आपका
कोई सा भी टैक्स आप मान लीजिए, जीएसटी, जैसे कि अब तो सारे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हो गए और जीएसटी लग रहा है। फिलहाल हमें समझने के लिए कि 60 रुपए का मेरा पेन ये पड़ रहा है और 50 रुपए सरकार ने इस पर टैक्स लगा दिया। अब भाई हमने सरकार से कहा कि सर हम तो 60 रुपीज का बना रहे हो और आप 50 रुपीज टैक्स लगा रहे हो, थोड़ा तो कुछ कम करें। तो सरकार ने कहा ठीक है, हम 10 रुपए कम कर देते हैं, हम 10 रुपए की आपको सब्सिडी दे देते हैं। 50 रुपए के टैक्स में से सरकार ने 10 रुपए की छूट दे दी, तो अब टैक्स कितना लगेगा? 40। इनडायरेक्ट टैक्स कितना था? 50। फिर सरकार ने हमें दी सब्सिडी 10 रुपए की कि हम 10 रुपए कम कर रहे हैं, छूट। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से 10 रुपए चले गए, तो 40 रुपए जो आया वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, NIT। अब 60 रुपए की फैक्टर कॉस्ट है और उस पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स 40 रुपए लगेगा, तो हमारी मार्केट की प्राइस आ गई 100 रुपीज। तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब प्लस कर देते हैं तो बन जाता है मार्केट प्राइस। अब याद तो इतना सही करना है, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। 60 रुपए का हमारा पेन था, 40 रुपए का टैक्स है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो मार्केट में कितने रुपए में बिकेगा? 100 रुपए में। तो हमें सीखना है जब भी FC लिखा हो और FC से हमें MP पे जाना हो, फैक्टर कॉस्ट से कहां जाना हो? मार्केट प्राइस पे जाना हो, तो NIT को क्या कर देते हैं? प्लस। और मार्केट से यदि फैक्टर कॉस्ट पे आना हो तो NIT क्या हो जाएगा? माइनस। याद करने का शॉर्टकट तरीका बताती हूँ, आप कोई सा भी एग्जांपल ले लेना। बड़ी कौन सी होगी, फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस? एक बड़ा होता है और एक छोटा। तो बड़ा कौन सा होगा? मार्केट प्राइस। छोटा कौन सा होगा? फैक्टर कॉस्ट। पहले खर्चा, खर्चे के बाद टैक्स जुड़ता है, फिर मार्केट, तो मार्केट प्राइस बड़ी होती है और फैक्टर कॉस्ट छोटी। आप हर चीज ऐसे याद रख सकते हो, कौन सा छोटा होगा और कौन सा बड़ा। छोटा कौन सा होता है? फैक्टर। तो फैक्टर से मार्केट पे आना होता है तो प्लस होगा। कभी भी हमें छोटे से कहां जाना हो? बड़े पे, तो प्लस करेंगे, और बड़े से कहां जाना हो? छोटे पे, तो माइनस करेंगे। कितना सिंपल है। छोटे से बड़े पे जाना हो तो प्लस, बड़े से छोटे पे जाना हो तो माइनस। तो आपको कुछ भी यदि आए और समझ में नहीं आ रहा हो कि प्लस होगा कि माइनस, तो आप मेरी बात याद रखना कि कौन सी चीज बड़ी होती है और कौन सी चीज छोटी। फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है और मार्केट प्राइस बड़ा। तो छोटे से बड़े पे जाना हो तो प्लस और बड़े से छोटे पे आना हो तो माइनस। ऐसे ही हम ग्रॉस और नेट का भी देख सकते हैं। ABCDEFG, G बड़ा और N बाद में आता है तो छोटा। बड़ा कौन सा होता है? ग्रॉस। छोटा कौन सा होता है? नेट। तो यदि हमें ग्रॉस से नेट पे जाना हो, बड़े से छोटे पे जाना हो तो डेप माइनस, और छोटे से कहां जाना हो? बड़े पे, तो डेप प्लस। अभी सब आपको मैं क्वेश्चंस करके समझाऊंगी, आप खुद कहेंगे कि बहुत जल्दी आ गया। बस जैसा जैसा मैं बता रही हूं वैसा वैसा याद करिए। FC मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, MP मतलब होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस वो जिस पर एक्चुअली में आपका प्रोडक्ट बिक रहा है। NIT इनडायरेक्ट टैक्स में से जब हम सब्सिडी माइनस करते हैं तो NIT आता है। पहले टैक्स लगता है, उस पर सरकार यदि सब्सिडी दे दे तो वो NIT होता है, और यदि सब्सिडी नहीं हो तो यही NIT हो जाएगा, है ना। यदि मान लीजिए कोई चीज 80 रुपए की और 20 रुपए उस पर टैक्स लग रहा है तो 100 रुपए उसकी क्या हो गई? मार्केट प्राइस। ये कौन सी हुई? फैक्टर कॉस्ट। टैक्स जुड़ गया तो कौन सा बन गया? मार्केट प्राइस। सिर्फ टैक्स दिया है तो वही NIT कहलाएगा, शुद्ध टैक्स वही कहलाएगा। यदि सब्सिडी होगी तो टैक्स में से माइनस कर देना, और सब्सिडी नहीं हो तो जो टैक्स होगा वही NIT कहलाएगा। तो दो चीजें मैंने आपको समझाई। फर्स्ट, ग्रॉस से कहां जाना? नेट। नेट से कहां आना? ग्रॉस। दूसरा, फैक्टर कॉस्ट से कहां जाना? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से कहां आना? फैक्टर। एक और सीखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फर्स्ट में हमने सीखा ग्रॉस से नेट, फिर हमने सीखा FC से MP पे कैसे जाते हैं। लास्ट हम सीख रहे हैं डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाते हैं। यदि मैं बोलूं GDP तो कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
डी वाला जो होता है वो डोमेस्टिक। फर्स्ट वाले के लिए मैंने क्या बताया था आपको, ग्रॉस। अब यदि मान लीजिए मैं बोलूं कि जीडीपी से जीडीपी से जीएनपी पे जाइए, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इधर हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूं कि जो सेकंड प्लेस पे होता है, सेकंड डिजिट पे, ये डी मतलब होता है डोमेस्टिक और ये एन मतलब होता है नेशनल। डी मतलब कौन सा वाले प्लेस पे, सेकंड पे। फर्स्ट पे ग्रॉस और नेट चलता है, इसमें तो ग्रॉस है, इधर भी ग्रॉस है। डी मतलब होता है डोमेस्टिक, एन मतलब होता है नेशनल। हमारे देश डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने लोगों ने पैसा कमाया वो डोमेस्टिक में आया। उसके साथ यदि हमारे यहाँ के लोग विदेशों में भी रह रहे, सपोज कीजिए हमारे यहाँ टोटल इनकम हुई 1500 करोड़, ये हमारे यहाँ की इनकम है डोमेस्टिक, और हमारे यहाँ के लोगों ने बाहर से, जो बाहर रह रहे हैं, उन्होंने 700 करोड़ रुपए और कमाए। तो वो जो लोग हमारे हैं और बाहर रह के पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ के इंडियन सिटीजन हैं, तो वो इनकम भी हमारी इनकम में प्लस होगी। तब जाकर हमारे देश की क्या निकलती है, नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम हमारे यहाँ की, उसमें विदेशों से जो पैसा हमने कमाया वो भी यदि अर्न हो जाए, प्लस हो जाए, तो वो बन जाती है डोमेस्टिक इनकम। अब इसमें एक चीज और हो गई कि फैक्टर इनकम, ये मैंने अभी नेट फैक्टर इनकम आपको दिया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसका क्या मतलब होता है, 700 करोड़ रुपए हमारे NFIA है। कैसे आए, तो विदेशों से हम लोगों ने 1000 करोड़ रुपए कमाए और 300 करोड़ हमारे यहां से गए। भाई हमारे यहाँ के लोग बाहर रहकर पैसा कमाते हैं तो हम प्लस कर लेते हैं, तो हमारे देश में भी तो ऐसे लोग हैं जो विदेशों के हैं और वो पैसा कमाकर वहां ले जा रहे हैं। तो हमारे पास कितना विदेशों से पैसा आया, 1000, और हमारे यहाँ से लोग कितना कमा के विदेशों में ले गए, यहां से कमा के कहां ले गए, विदेशों में, 300। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये कौन सी इनकम है, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, कितना, 1000 करोड़, जिसमें से हमने कितना पे कर दिया या हमारे यहां से कितना चला गया, 300 करोड़। तो हमारी जो नेट शुद्ध फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हुई वो कितनी हुई, 700 करोड़। तो 700 करोड़ में जब हम हमारे यहाँ की डोमेस्टिक इनकम 1500 को जोड़ देते हैं तो टोटल नेशनल इनकम बन गई 2200 करोड़। बहुत सिंपल है, हमारी इनकम में विदेशों से कितना पैसा हमने कमाया उसको और जोड़ना है तो बन जाता है नेशनल इनकम। सेकंड प्लेस पे जो रहेगा वो डी मतलब होता है डोमेस्टिक, एन मतलब होता है नेशनल। आपको ऐसे याद रखना है कि डोमेस्टिक से यदि नेशनल पे जाना हो तो NFIA प्लस होगा, वही डोमेस्टिक छोटा और नेशनल बड़ा। क्या सिखाया मैंने, छोटे से बड़े पे जाना हो तो प्लस, छोटे से बड़े पे जाना हो तो प्लस, और यदि मुझे नेशनल से कहां आना हो, डोमेस्टिक पे, तो NFIA क्या हो जाएगा, माइनस। NFIA क्या होता है, फ्रॉम में से टू माइनस होगा, फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड, अब्रॉड से कितना पैसा कमाया और उसमें से कितना गया, कमाना उसमें से जितना गया यदि माइनस कर दूंगी तो शुद्ध इनकम आ जाती है विदेश की, वो डोमेस्टिक इनकम में यदि प्लस कर दूं तो बन जाता है नेशनल इनकम। नेट फैक्टर इनकम को हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, मतलब हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं पर भी हमारे देश को छोड़कर कहीं से भी हमने पैसा कमाया तो वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है ना। तो टोटल कितनी चीजें बनी, 3। फिर से आपको समझाती हूँ शॉर्ट में। पहला मैंने सिखाया जी से कहां जाना, एन, जी मतलब होता है ग्रॉस, एन मतलब होता है नेट। सेकंड मैंने बताया एफसी से एमपी पे जाना, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, यहां डेप माइनस होगा, यहां प्लस एनआईटी होगा। और लास्ट मैंने सिखाया डी डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं
तो बन जाता है नेशनल। इन सब का क्या यूज है मैम, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो अभी मैं आपको समझाती हूँ, आप इसको अच्छे से याद करिए। ये हमारा सेकंड चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम हुआ है, जिसमें आपको वर्ड्स पता होने चाहिए। जब तक आप ये नहीं समझेंगे आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। यदि आपने ये सब सीख लिया तो आपके प्रैक्टिकल बहुत जल्दी होंगे, ऐसे चुटकियों में। कैसे, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देके, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इस तरह से क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखकर हर एक चीज को याद कर लीजिए। मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन आपको कैसा आएगा। देखिए, मैंने आपको इस वीडियो में जितना समझाया वो कैसे काम आएगा, सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, बट एक क्वेश्चन आपको समझा रही हूं कि जो मैंने आपको सिखाया उससे आप क्वेश्चन कितनी जल्दी कर सकते हैं। आपको लिखा है कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फर्स्ट पे जो लिखा होता है उसको क्या कहते हैं हम, नेट। डी यानी कि डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट, एफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। आपको बोला है एनडीपी एफसी फाइंड करिए और ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है, घबराइए नहीं, बिल्कुल आएगा। सबसे पहले हमें क्या दिया है, जीएनपी एट एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कितना है ना, कितना सामान, गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है नेशनल लेवल पर, मार्केट प्राइस, ये हमें दिया है 8000 करोड़। थोड़ा सा दूर यहां पर ये हमें दिया है, इसको इधर लिखना, जो फाइंड करना है वो यहां लिख लेना, एनडीपी एट एफसी, ये हमें फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ये होता है ग्रॉस, यहां का फर्स्ट होता है नेट, सिखाया था। फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा, जी मतलब ग्रॉस, एन मतलब नेट, जी मतलब ग्रॉस, एन मतलब नेट। ग्रॉस से नेट जाना हो, ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस। जी से कहां जाना है, एन पर, तो डेप माइनस। नेक्स्ट, एन मतलब हुआ नेशनल और डी मतलब हुआ डोमेस्टिक। नेशनल इनकम, नेशनल से कहां जाना है, डोमेस्टिक पे। नेशनल बड़ा होता है और डोमेस्टिक छोटा। घर की इनकम में विदेशों से आई हुई शुद्ध आय को भी यदि जोड़ देते हैं तो नेशनल बन जाता है, बट हमें एन से जाना है डी पर। देखिए ये दिया हुआ है और ये फाइंड करना है, तो आपको सब क्वेश्चंस में जो दिया है वो इधर लिखना है, जो फाइंड करना है वो इधर लिखना है। तो हमें दिया है नेशनल, हमें जाना है डोमेस्टिक पर। नेशनल बड़ा होता है, बड़े से जाना है छोटे पे, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस होगी। थर्ड, पी दोनों तरफ सेम है, यहां है मार्केट प्राइस और यहां है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट एनआईटी प्लस होता था तो मार्केट प्राइस बड़ी होती है और फैक्टर कॉस्ट छोटी होती है, फिर बड़े से जाना है छोटे पर, एनआईटी माइनस। बस आपको ये लिखना आना चाहिए और मुझे नेक्स्ट वीडियो में आपको यही प्रैक्टिस करवानी है, क्या दिया है, क्या फाइंड करना है। तो फॉर्मूला बन गया, जी से एन पर जाना था, डेप माइनस, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना था, माइनस, मार्केट से फैक्टर पे जाना है, माइनस। तो अब 8000 डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया है 600, एनएफआई ये दिया है 300, एनआईटी दिया है 700, तो 8000 में से सब माइनस कर दीजिए, जोड़े कितना होगा, 700 और 300 1000, 1600 यदि मैं माइनस करती हूं तो आंसर आएगा आपका 8000 में से 1600 घटाइए, 6400। 6400 करोड़ जो आया वो एनडीपी एट एफसी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इन सब के मतलब क्या होते हैं,
तो इन सब के मतलब मैं डेफिनेशंस आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखवा दूंगी कि एनडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है। फिलहाल मैंने आपको जो 3 चीजें सिखाई, ग्रॉस से नेट पर जाना, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना या उल्टा, तो आपको पहले सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चीज छोटी। बड़े से छोटे पे जाना हो तो माइनस, छोटे से बड़े पे आना हो तो प्लस, ऐसे भी याद रख सकते हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चंस होंगे। आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना सीखना है, 3 जो मैंने आपको चीजें बताई हैं कि कौन सी चीज पे कहां से कहां जाते हैं, क्या प्लस होता है और क्या माइनस। नया चैप्टर है, नए कंसेप्ट है, बिल्कुल देखकर अभी का अभी आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप इतना याद कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। डेफिनेटली 110% आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये मेरी जवाबदारी है, यदि आपने इतना याद कर लिया है तो। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, यहां से अभी क्वेश्चंस आपके सारे हो जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट आप सिर्फ इस वीडियो के सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, तब डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आएगा और फिर हम 6 मार्क्स के क्वेश्चंस की भी तैयारी करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ यहां से आपको हेल्प मिलेगी तो डेफिनेटली चैनल के साथ बने रहें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। जितना आप करेंगे मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा, मैं और इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।